हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को ज्ञात है कि एनसीईआरटी 6 12 तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 5। और हम लोग जो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वो 125वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ चुके थे। लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन हैं? तो इसका जो है सही आंसर आप सभी लोगों ने भरपूर तरीके से दिया। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर था वो था यशपाल। चूँकि हमने उसमें यशपाल के बारे में नहीं पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसलिए हम यशपाल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, यशपाल जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ तथा यशपाल जी का जो निधन है वो 1976 में हुआ था। यशपाल जी किस शैली के कवि थे? तो ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है सभी कवियों के बारे में। आपके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क के तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। यानी कि इनके जो कहानी संग्रह हैं उसमें ज्ञानदान, तर्क के तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद आपका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ये भी ध्यान रखना कि इनका एक झूठा सच है वो उपन्यास है। इसके बाद अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये भी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। किसके? यशपाल जी के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? 126वां प्रश्न आपके पास है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण के लेखक आपको बताने हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रत्येक व्यक्ति को जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता है उसको कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी बेस पुस्तकें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हीं में से ये पूरा सार लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पढ़ें और शेयर करें। ठीक है, चलिए इसके बाद है मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। तो यहाँ पर उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था सर्वेश्वर दयाल जी का जन्म? तो जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इसके बाद यदि हम इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे तो ये पराग पत्रिका के संपादक थे। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी पराग पत्रिका के संपादक रहे तथा इनका जो निधन है वो 1983 में हुआ। इसके बाद सर्वेश्वर जो दयाल थे वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है कि ये उपन्यासकार भी होना, यात्रा वृतांत भी इनका लिखना, ठीक है, और कई सारी भाषाओं में इनका अनुवाद करना। इसके बाद हैं सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में, एक दिनमान पत्रिका थी, में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था। ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वेश्वर दयाल जी क्या थे? स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। यानी कि ये सच कहने का साहस दिखता था इनकी जो भी चरखे और चर्चे और चरखे में ये लिखा करते थे। इसके बाद है इनकी कुछ कृतियाँ
तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक और चर्चे और चरखे। हमने आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पिछली वीडियो में याद ट्रिक बताई थी इनकी कृतियां याद करने की कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, यानी सब पे दया करने वाले हैं। तो जब सब पे दया करने वाला होगा तो वो भाई जंगल का दर्द भी समझेगा, खूंटियों पर जो लोग टंगे हैं उनका भी दर्द समझेगा, पागल कुत्तों का मसीहा हो जाएगा। तो ऐसा करके आपको इनकी कृतियों को सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग खूंटियों पर टंगे लोग कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हैं फादर बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश एक महत्वपूर्ण देन है। एक लेखक और थे फादर बुल्के, इनके बारे में हम जस्ट आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फादर बुल्के के द्वारा एक लिखा गया था अंग्रेजी हिंदी कोश, जो एक इनकी क्या है महत्वपूर्ण देन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजी हिंदी कोश के लेखक कौन हैं, तो ये हैं फादर बुल्के जी। ठीक है, चलिए फादर कामिल बुल्के जी इनका पूरा नाम है, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी और आपको दे देते हैं परिमल के बारे में। परिमल जो है एक निराला जी की कृति है, तो उसके बारे में क्या तथ्य बन सकते हैं इसको पढ़ लीजिए जरा। निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए, ये एक इनका काव्य संकलन है, कौन सा? परिमल। ठीक है, इससे प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा, ठीक है, यानी इलाहाबाद के जो प्रयाग विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो कुछ ऐसे युवक उसमें मिले, तो उन्होंने एक परिमल समूह की स्थापना की। ठीक है, जो नवयुवक थे, उत्साही युवक थे, उन्होंने परिमल समूह की स्थापना की। परिमल द्वारा, अब परिमल में होता क्या था ये भी ध्यान रखना कि परिमल समूह में क्या होता था। तो परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थीं, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में इनकी शाखाएं भी रही हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये परिमल के बारे में तथ्य हैं। ठीक है, चलिए आगे हम फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ लेंगे। ये टोटल बेटा एनसीईआरटी की बुकों में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बाहर से हमने कुछ नहीं लिया। फादर कामिल बुल्के, इनका जन्म 1909 में हुआ था, 1982 में आपका निधन हुआ था। शिक्षा क्या थी फादर कामिल बुल्के की? MA PhD हिंदी से किए हुए थे ये। साथ ही साथ मैं आपको इनके बारे में और बता दूं कि इन्होंने ये भी कहा था कि भारत में संस्कृत भाषा क्या है? माँ है। संस्कृत भाषा क्या है? माँ है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि भारत में हिंदी जो भाषा है वो बहुरानी है। क्या है? बहुरानी है। और या महारानी, बहुरानी और महारानी दोनों ही शब्द प्रयोग किए गए थे। ठीक है, हिंदी क्या है? बहुरानी और महारानी। इसके बाद अंग्रेजी जो है वो नौकरानी है। अंग्रेजी जो है वो क्या है? नौकरानी है। कहाँ पर? भारत में। ये किसका कथन था? तो ये फादर कामिल बुल्के जी का कथन था। इनकी कृतियों के बारे में हम बात करें तो रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश, ये इनकी जो हैं ये प्रमुख कृतियां थीं। 1974 में फादर कामिल बुल्के जी को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न है आपका, एक कहानी यह भी, ये आत्मकथ्य है। क्या है ये? आत्मकथा भी कह सकते हो, आत्मकथ्य भी है। तो एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है? तो भली भांति सब लोग इसको जानते होंगे। तो ये हैं कौन? मन्नू भंडारी जी। यानी यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर? मन्नू भंडारी जी के बारे में।
जानने की कोशिश करेंगे। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में, कब? 1931 में ग्राम भानपुरा मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, में हुआ। ये कौन सी लेखिका थी? तो ध्यान रखना, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये प्रत्येक लेखक या लेखिका हो, सबके बारे में आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही रखना है बिल्कुल। इसके बाद इनकी अगर हम कृतियों के बारे में बात करें तो एक प्लेट सैलाव, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज जो हैं इनके उपन्यास हैं। ठीक है। अब इनको हमने सीखने के लिए भी आपको तरीका बताया था कि मन्नू भंडारी हैं, भंडारी मतलब भंडारा, ठीक है, भंडारा। तो भंडारा में क्या होता है? एक प्लेट सैलाव, यानी प्लेट कहाँ से संबंधित हो सकती है? भंडारे से। ठीक है। मैं हार गई, मैं वही लाइन में लगी लगी क्या हो गई? हार गई। आपका बंटी कहाँ पर है? महाभोज में, एक जगह महाभोज चल रहा था, महाभोज भंडारा। ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 128वां, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये एक निबंध का नाम है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा आप हमें बताएंगे जरा। रामचंद्र जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के लेखक हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी हम जान लेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1864 में दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। निधन 1938 में हुआ था। द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। द्विवेदी युग के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। इन्हीं के नाम पर वास्तविकता में द्विवेदी युग नाम पड़ा था। ठीक है। इसके बाद रचनाएं जो हैं इनकी, तो वो हैं रसग्रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद। कौन कौन सी हैं? संपत्ति शास्त्र, महिला मोद और द्विवेदी काव्य माला, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साथ ही साथ इनके बारे में और जान लेते हैं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया, कब से कब तक किया? तो 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया है। ये द्विवेदी युगीन कवि थे। अब द्विवेदी युगीन कवि तो होंगे ही, क्योंकि द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम इम्पोर्टेंट जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यह भी जाने। ठीक है। यह आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक भवभूति शब्द आपने नाम सुना होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो संस्कृत के प्रधान नाटककार हैं। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ वीर रचित, उत्तर रामचरित और मालती माधव हैं। भवभूति जो हैं वो करुण रस के प्रमुख लेखक थे। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए इसके बाद है विश्ववरा। तो विश्ववरा कौन थी ये भी देख लें। अति गोत्र की स्त्री, कौन सी गोत्र की? अत्रि गोत्र की। अत्रि गोत्र की स्त्री थी। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की एक में से छठी ऋक की ऋषि थी। ठीक है। यानी 6 ऋषियों में ये जो ऋषि होते हैं, तो ऋक की ऋषि थी कौन? 6वें स्थान की। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। शीला कौन थी? तो कौरिडन मुनि की पत्नी का नाम था शीला। ठीक है। कौन से? कौरिडन मुनि की पत्नी का नाम क्या था? शीला था। अब एनसीईआरटी में ये हमें मिल गई हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया है। अलग से लिखा होता है एनसीईआरटी बुक में, यह भी जाने, और वहीं से हमेशा क्वेश्चन बन करके आते हैं, ध्यान रखना। थेरी गाथा नाम भी सुना होगा आपने, तो ये भी देख लें। ये बौद्ध भिक्षुओं की पद्य रचना इसमें संकलित है। बौद्ध भिक्षुओं की पद्य रचना किसमें संकलित हैं? तो थेरी गाथा कृति में संकलित हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद एक नाम आपने सुना होगा अनुसूया, तो इनको भी देख लें। अत्रि मुनि की पत्नी और दक्ष प्रजापति की कन्या है कौन? अनुसूया। गार्गी जी के बारे में समझ लें। गार्गी जी, तो ध्यान रखना
वैदिक समय की एक पंडिता ऋषि पुत्री थी ये। इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। मिथिला के जनक राज की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने याज्ञवल्क्य के साथ वेदांत शास्त्र विषय पर शास्त्रार्थ किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं गाथा सप्तशती क्या है। इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखना। प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ है जिसे हॉल कवि, एक कवि का नाम है, एक लेखक का नाम है, जिसे हॉल कवि द्वारा रचित माना जाता है। किसको? गाथा सप्तशती को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ें, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, इसलिए मैं आपको 2 मिनट में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो PDF जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये मात्र अभी आपको 50 रुपये में मिल रही है। ठीक है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी 12वीं क्लास तक, तो 12वीं क्लास तक कंप्लीट होने के बाद इसका रेट बढ़कर के 99 रुपये हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको भी खरीदना हो, ये अभी 50 रुपये में आपको मिल रही है, और 50 रुपये में आपको, यदि आप अभी से खरीद लेते हो तो संपूर्ण होने के बाद भी आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो जो 50 रुपये में अभी खरीद लेगा उसको ये फ्री मिलेगी पूरी की पूरी 12th तक। और इसके बाद यदि आप अभी नहीं खरीदते हो तो ये 99 रुपये में आपको कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी। इसके बाद यदि इसको आप खरीदना चाहते हैं तो 70 67 60 62 61 इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे आप हमें कर दीजिए, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला नाम आता है कुमारपाल चरित्र। ठीक है, तो कुमारपाल चरित्र या कुमारपाल रासो ऐसा कुछ आपने सुना होगा, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में अज्ञातनामा कवि ने अनहल के राजा कुमारपाल के लिए लिखा था। इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमारपाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावली का वर्णन है। ठीक है, तो इनको एक एक बार पढ़ना है बस। त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में भी आपने सुना होगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? तो गौतम बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणियों को अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे। किसने? गौतम बुद्ध जी ने। उन उपदेशों को अनेक शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनको क्या कर लिया था? कंठस्थ, यानी मौखिक रूप से याद कर लिया था, और बाद में त्रिपिटक के रूप में लेखबद्ध किया गया। वे 3 त्रिपिटक हैं। पहला है सुत या सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधर्म पिटक। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला नाम आता है किसका? शाक्य मुनि जी का। शाक्य मुनि जी कौन है? तो शक वंशीय होने के कारण गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए कालिदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। संस्कृत के महान कवियों में कालिदास की गणना की जाती है, ये सभी को पता होगा। इनकी जो कृतियां हैं वो कुमार संभवम, रघुवंशम ये महाकाव्य हैं, ऋतुसंहारम, मेघदूतम ये इनके खंड काव्य हैं। अब हमने मेघदूतम नहीं लिखा है क्योंकि अगर हिंदी में लिखा आएगा तो सेम ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये इनके जो हैं वो नाटक हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम फिर से अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर आते हैं। 129वां प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत नामक व्यक्ति चित्र के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। 129वां प्रश्न है, तो 129वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका यतीन्द्र मिश्र, यानी B नंबर हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत नामक व्यक्ति चित्र के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र हैं। आप बने रहिए, आज के वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलने वाली हैं, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद एक और इसी से प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत रचना किस पर लिखी गई है, यानी इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नौबत खाने में जो इबादत है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में इस कृति में लिखा गया है। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि यतीन्द्र मिश्र जी कौन थे। भाई यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ था। साहित्य पत्रिका के संपादक, ये किस पत्रिका के संपादक थे यतीन्द्र मिश्र जी? तो साहित्य पत्रिका के ये संपादक थे जो एक वर्ष में 2 बार निकाली जाती थी, यानी ये अर्धवार्षिक पत्रिका थी, ठीक है, यानी 6 महीने में इसको निकाला जाता था। आगे यदि हम पढ़ें यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में तो इनकी कुछ कृतियां भी हैं, जैसे यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ढ्योड़ी का आलाप। अब ढ्योड़ी क्या है? तो ढ्योड़ी मतलब होता है बेटा दहलीज, ठीक है, जिसे आम भाषा में हम लोग देरी भी बोल देते हैं, ठीक है, दहलीज होता है ढ्योड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति निबंध के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संस्कृति निबंध के लेखक कौन हैं? तो 131वें का आंसर हो जाएगा आपका भदंत आनंद कौसल्यायन। संस्कृति निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? भदंत आनंद कौसल्यायन। ये बेटा लेटेस्ट हैं, इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा याद रखना है ना। चलिए आगे हम पढ़ लेंगे भैया भदंत आनंद जी के बारे में। तो भदंत आनंद कौसल्यायन जी का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। किसका? भदंत आनंद कौसल्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। इनका निधन कब हुआ? तो 1988 में भदंत आनंद कौसल्यायन जी का निधन हुआ था। इनकी जो कृतियां हैं वो आप ध्यान रखना। भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। तो वास्तविकता में ये ध्यान रखना थोड़ा सा, भदंत आनंद कौसल्यायन जो थे ये बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, तो इनके बारे में इसीलिए लिखा गया है भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। ये इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? भदंत आनंद कौसल्यायन जी की। अब इसके बाद में है कृतिका भाग 2 से, इसमें 4 प्रश्न होंगे आपके लिए, तो ध्यान रखना। माता का आंचल कृति किस लेखक की है? तो माता का आंचल कृति जो है ये है शिवपूजन सहाय जी की। किसकी कृति है? शिवपूजन सहाय जी की ये कृति है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे, शिवपूजन सहाय जी के बारे में। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ तथा इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद है कि जो हमारे शिवपूजन सहाय जी थे, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। यानी कि इन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया? तो जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। किसने? शिवपूजन सहाय जी ने। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। अब ये संपादक मंडल क्या होता है? मतलब 4-5 लोग हो जाते हैं, ठीक है, तो एक मंडल बन जाता है, उसके ये क्या थे? एक प्रतिनिधि थे। यानी कि जो मतवाला संपादक मंडल था उसमें ये रहे हैं। इसके बाद है इनकी कुछ कृतियां शिवपूजन सहाय जी की। तो देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, ये इनकी क्या हैं? कृतियां हैं। शिवपूजन रचनावली आपको मिल जाएगी जिसमें पूरी की पूरी शिवपूजन सहाय जी की कृतियां मौजूद हैं। वो 4 खंडों में प्रकाशित है। किस नाम से? शिवपूजन रचनावली नाम से। इसके बाद शिवपूजन सहाय जी का निधन जो है वो 1963 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? भली भांति आपने इस कृति का नाम सुना होगा, इस रचना का नाम सुना होगा। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक आपको बताना है, तो ध्यान रखना कमलेश्वर जी हैं। कितने पाकिस्तान भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। और कमलेश्वर जी के बारे में यदि हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ तथा 27 जनवरी 2007 को आपका निधन हो गया। अब ये लेटेस्ट हैं
तो इनको याद रखना आवश्यक है। ये कौन से कवि थे? तो नई कहानी आंदोलन के कवि थे। किस कहानी के? नई कहानी आंदोलन के ये कवि रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है, जैसे सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पत्रों के संपादक थे। कौन? कमलेश्वर जी, ठीक है। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं। तो कहानी संग्रहों में निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। उपन्यास भी लिखे हुए हैं कमलेश्वर जी ने, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। कौन सा? कितने पाकिस्तान। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी कृति के लेखक कौन हैं? ये आपको बताना है। 134वां प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी कृति के लेखक। तो ध्यान रखना ये मधु कांकरिया जी हैं। कौन है? मधु कांकरिया जी हैं। ये कृतिका भाग 2 है। ये 10वीं की कौन सी बुक है? कृतिका भाग 2 है। मधु कांकरिया जी के बारे में हम जानेंगे। तो मधु कांकरिया जी का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। उपन्यास जो हैं इनके पत्ताखोर हैं। कहानी संग्रह सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईसु, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी कृतियां हैं ये? तो मधु कांकरिया जी की, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है 135 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ इस कृति के लेखक आपको बताने हैं। तो इस कृति के लेखक हैं माननीय अज्ञे जी, ठीक है। तो अज्ञे जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट हैं अज्ञे जी, ध्यान रखना, हर परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो अज्ञे जी का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया, जिसे कहीं कहीं कुशीनगर भी लिखा जाता है, गांव में हुआ। कहाँ हुआ जन्म? तो कसिया या कुशीनगर गांव में इनका जन्म हुआ था। काव्य संग्रहों की बात करें तो इनके काव्य संग्रह थे अज्ञे जी के भग्नदूत, चिंता, अरियो करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, ये काव्य संग्रह हैं किसके? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है जो अभी हमने बोला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। उपन्यास कौन सा है अज्ञे जी का? तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप इनका क्या है? उपन्यास है। कहानी संग्रहों की बात करें तो विफतगा, शरणार्थी, जयदोल, और निबंधों की बात करें तो त्रिशंकु और आत्मनेपद। आत्मनेपद इनका बहुत पूछा जाता है निबंध, ध्यान रखना। यात्रा वृत्तांत भी इनका बहुत पूछा जाता है। कौन सा? अरे यायावार, याद रहेगा। कौन सा? अरे यायावार, याद रहेगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं कौन? अज्ञे जी। और 1987 में अज्ञे जी का निधन हुआ था। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कुछ ना पढ़ें, कम से कम NCERT 6 से 12 तक पढ़ लें। हमसे मत खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कक्षा 6वीं से 12वीं तक की NCERT आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग सोचने लगते हैं कुछ क्वेश्चन बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी साहित्य अथाह है, जो जितना पढ़ सकता है पढ़े। अगर आप मेरी इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं केवल 50 रुपये ही आपको पे करने हैं। और हमारा नंबर सभी लोगों को ज्ञात है 70 67 60 62 61। इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे आप करके और इस PDF को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अब कब मिलेंगे अभी तो ये बता नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे हमें लिखना है। तो जैसे ही अब हम 11वीं क्लास पर पहुंच गए हैं, 11वीं और 12वीं 2 क्लासें अभी रह गई हैं, तो इनकी पुस्तकों को हमें कवर करना है। जैसे ही आगे कंटेंट हम बना लेते हैं आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो चलिए, थैंक यू।